बढ़ते आगे, जहां प्रदेश की सियासत में सीएम सिटी करनाल दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस की सियासी गतिविधियों का केंद्र बन गया है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस की नजर भी जीटी रोड बेल्ट पर लगी हुई है। ऐसे में दोनों पार्टियों के नेता भी मुखर हो रहे हैं। करनाल के कांग्रेस नेता मनोज वधवा से खास बातचीत की है। टोटल न्यूज की तरफ से खास बातचीत की गई है। क्या कुछ इस बातचीत के दौरान कहा गया, वो सुनिए। सीएम सिटी है और यहाँ पिछले कई दिनों से राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। हमारे साथ मनोज वधवा है, करनाल के नेता हैं। राजनीति की सीढ़ियां कैसे चढ़ी, संघर्ष करना पड़ा और आज किस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, इनसे खास बातचीत करते हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो टोटल टीवी में आपका स्वागत। आपकी उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन शुरुआत शायद आपकी इनेलो से हुई थी। डिप्टी मेयर बने, बीजेपी में गए, अब कांग्रेस में है। अपना मुकाम हासिल करने के लिए पार्टी क्यों बदलनी पड़ी और मन में अब क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं टोटल टीवी के सभी दर्शकों का आपके माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आपने जनता के समक्ष रूबरू होने का अवसर दिया है। सबसे पहले तो मैं लगभग 2012 के अंदर सक्रिय राजनीति में आया। मेरी पहली पार्टी, हम हालांकि इनेलो में 96 से थे। 96 के बाद कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन 2013 के अंदर हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमें एमसी का चुनाव लड़ने का अवसर दिया और चुनाव 13 सेक्टर, जहाँ पे इनेलो के लगभग 13 वोट हुआ करते थे, वहाँ से करनाल, जो मेरा परिवार जिसको मैं मानता हूँ, वहाँ पर परिवार ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और एमसी बनाकर मुझे नगर निगम की हाउस में भेजने का काम किया। उसके बाद मैं डिप्टी मेयर बना, सभी एमसीओ के सहयोग से, करनाल की जनता के सहयोग से। लगभग 5 साल मैं डिप्टी मेयर रहा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने मेरे को 2014 के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ने का भी अवसर दिया और हमारे यहाँ पे इनेलो की पार्टी के लगभग 4-4.5 हज़ार वोट आया करते थे हमेशा, लेकिन पहली बार लगभग 18,000 वोट मैंने करनाल से लिए। लेकिन चुनाव तो हार गया, लेकिन करनाल की जनता ने एक मुझे स्थान जरूर दिया। मई में जब चुनाव थे नायब सैनी, तब मैंने लगभग 12 मई को मैंने पार्टी बीजेपी को छोड़ दिया और इस दौरान जिस प्रकार से उन्होंने द्वेष की भावना से कार्रवाइयाँ की, एजेंसियाँ मेरे पीछे लगा दी, तो उससे मन बहुत ज़्यादा आहत हुआ, जिसकी वजह से मैंने पार्टी को अलविदा कह दिया, बीजेपी को। और आज कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं शामिल हो गया हूँ और कांग्रेस पार्टी के लिए, देखिए, मुझे तो मेरा मकसद तो अपने लोगों की करना, हरियाणा की जनता की सेवा करने का है। प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट को बीजेपी अपना गढ़ मानती है, बहुत मजबूत गढ़ मानती है, जहाँ से भारी समर्थन मिलता रहा है। अब कांग्रेस भी जीटी रोड बेल्ट की ओर रुख कर रही है। भूपेंद्र हुड्डा भी, अब 16 जून को जो वर्कर्स मीटिंग थी लोकसभा चुनाव के, करनाल में रखी गई। अब दीपेंद्र हुड्डा आ रहे हैं, पद यात्रा करेंगे। क्योंकि अब जीटी रोड बेल्ट में कांग्रेस संभावनाएं देख रही है, जिस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स है, जिस तरीके पॉलिटिक्स में जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, तो कांग्रेस जीटी रोड बेल्ट को एक फोकस में रख के काम कर रही है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जीटी रोड बेल्ट की जनता ने तो बीजेपी को इतना भारी समर्थन दिया, लगभग मेरे 20-21 सीटें यहाँ से उन्होंने जीती जीटी रोड बेल्ट से। तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो बहुमत में थे। जो उम्मीद करना ये जीटी रोड बेल्ट की जनता को थी कि उतनी डेवलपमेंट होगी, बेरोजगारी को समाप्त किया जाएगा, गरीब आदमी का ध्यान रखा जाएगा, क्राइम के ऊपर अंकुश लगाया जाएगा, महंगाई को कम किया जाएगा, लेकिन एक भी पॉइंट पर बीजेपी खरी नहीं उतरी, जिसकी वजह से आज जनता के अंदर रोष है और आज जनता पूरा मन बना चुकी है, खासतौर से जीटी रोड बेल्ट कि हमने इस सरकार को, जो भाजपा की सरकार है, इसको सत्ता से उखाड़ कर
ये काम करना है। मनोज जी, करनाल का बड़ा नाम है प्रदेश में, अच्छा शहर माना जाता है। रैंकिंग करें तो करनाल बहुत बेहतर जगह है रहने के लिए, और लोग भी शिक्षित हैं, व्यापार अच्छा है। लेकिन एक चीज़ है, बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस हो और पार्टियां हो, यहाँ करनाल पर राज बाहर के लोगों ने किया है। पंडित चिरंजी लाल शर्मा थे, उसके बाद अरविंद शर्मा आए, मनोहर लाल जी हैं, दिवांशु बुद्धि राजा हालांकि कांग्रेस के थे, उनको भी लड़वाया गया यहाँ से चुनाव, और अब नायब सिंह सैनी है। ये सवाल कई बार बीजेपी कांग्रेस के लोग भी उठाते हैं कि क्या करनाल के जो ओरिजिनल लोग हैं पार्टियों के लिए जिन्होंने काम किया है, क्या उनमें काबिलियत नहीं है? ये सवाल उठाया जाता है, ये कांग्रेस से भी बीजेपी से भी। नहीं, देखिए, ये जो लोकसभा का चुनाव होता है, तकरीबन इसमें कोई दो राय नहीं है कि करनाल के बाहर के ही लोग यहाँ से लोकसभा की टिकट पाकर, दोनों पार्टियों ने ऐसे ही किया। लेकिन करनाल जो ये लोकसभा का चुनाव है, कहते हैं पार्टी का चुनाव होता है, लगभग पार्टी को वोट मिलती है, व्यक्तिगत इसमें थोड़ा सा इतना ज़्यादा लोग चेहरा नहीं देखते, इसमें पार्टी को टिकट वोट देते हैं। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए पार्टियों ने हमेशा से बाहर के लोगों को टिकट दी। अब ये मैं क्या कहूँ कि भाई करनाल के अंदर योग्य लोग हैं या नहीं हैं। हालांकि पिछले इस चुनाव से पहले यहाँ पर करनाल लोकसभा से ही प्रत्याशी थे संजय भाटिया जी, उन्होंने भी पूरे 5 साल यहाँ पर सांसद, उनको हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी जीत थी, दूसरी सबसे बड़ी जीत थी, 6.5 लाख से ज़्यादा वोटों से उनको करनाल की जनता और पानीपत की जनता ने जिताकर लोकसभा में भेजने का काम किया था। लेकिन वो जनता के जो जनता चाहती थी उसके ऊपर पूरे नहीं उतरे, क्योंकि उन्होंने भी 5 साल सत्ता का सुख भोग कर वो उसके बाद अगर मान लिया उनकी लोकप्रियता होती, अगर उन्होंने काम किए होते तो बीजेपी उनको दोबारा टिकट देती। श्री नायब सैनी जी जो वो भी बाहर से हैं, और उसके बाद पार्टी ने, बीजेपी ने, वो भी एक बाहरी व्यक्ति को यहाँ से लोक विधानसभा का चुनाव लड़ाने का काम किया। यानी आप जो ये बाहरी और अपने लोगों की बात है, उसमें बीजेपी ने, चलो लोकसभा में तो उन्होंने बाहर के लोगों को टिकट दी, लेकिन विधानसभा के अंदर भी उन्होंने बाहरी कैंडिडेट को चुना। लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी गलती अब नहीं करेगी। मनोज जी, शहर के लोगों की ओर से एक सवाल ही है, करनाल करंट सिटी है, कल्पना चावला की सिटी है, दिल्ली एनसीआर का शहर है, सीएम सिटी और स्मार्ट सिटी, 5 तमगे इस शहर को। एक निष्पक्ष रूप से अगर बात करूं मैं, कल्पना चावला के नाम से, जो ये कल्पना चावला यहाँ की बेटी, जिसने पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत देश का नाम रोशन किया, उनके नाम से यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया। अगर वहाँ की व्यवस्था को देखें, ना तो डॉक्टर हैं, ना वहाँ पे कोई मशीनें हैं। आज जितने भी मरीज वहाँ पर एडमिट होते हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। अगर आप एनसीआर की बात करें, एनसीआर करनाल एनसीआर में आने के बाद सिवाय महंगाई के और वहाँ पर जो नियम कायदे कानून लागू हुए हैं, उनके अलावा यहाँ पर किसी प्रकार की कोई एनसीआर का कोई मतलब ही नहीं है, कोई राहत ही नहीं मिली। उसके बाद सीएम सिटी की बात करें, 9.5 साल का समय मनोहर लाल खट्टर जी का समय था। यहाँ के वो विधायक भी थे, यहाँ से सीएम बने वो, लेकिन आप करनाल की जनता से जाके पूछिए, उनकी लोकप्रियता में इतनी ज़्यादा कमी आई है कि आज जो ये लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उनको हटाना पड़ा है मुख्यमंत्री के पद से। जितना पैसा यहाँ पर डेवलपमेंट में लगा, 20% पैसे लगे नहीं हैं, क्योंकि आप यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी बनाया गया करनाल को, बड़ा गर्व हुआ था हमें। मैं वहाँ उस समय डिप्टी मेयर था, मैं कहा करता था कि हमें बड़े गर्व की बात है कि आज हमारा करनाल स्मार्ट सिटी है। लेकिन यहाँ पे लगभग 1250 करोड़ रुपए आए हैं, और 1250 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट जो होनी चाहिए थी, 4 चांद लग जाते इस शहर के अंदर। लेकिन 1250 करोड़ को अधिकारियों ने जिस प्रकार से लूट मचाई है, नेताओं ने जिस प्रकार से लूट मचाई है, वो सर्वविदित है, सबके सामने है। और जब ये सरकार जाएगी
इनके घोटाले उस समय सब सामने आएंगे, क्योंकि अभी तो ये सत्ता में है। किसी प्रकार की कोई भी अगर विपक्ष का व्यक्ति इनके खिलाफ बोलता है तो इनके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये एजेंसियां खड़ी हैं, क्योंकि मैं जीता जागता आपके सामने उदाहरण बैठा हूं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में महज 70 से 80 दिन रह गए हैं। चुनावी गतिविधियां जोर पकड़ गई और खास बात यह है कि बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी जीटी रोड बेल्ट को अपने फोकस में रखा है और जीटी रोड बेल्ट पर गतिविधियां बढ़ा दी हैं और सीएम सिटी करनाल सियासी गतिविधियों का एक बड़ा अड्डा, एक बड़ी जगह बन गई है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, करनाल।